का अपना YouTube चैनल स्कूल स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमने जो क्लास 10 का साइंस सब्जेक्ट का मेटल एंड नॉन मेटल अर्थात धातु एवं अधातु को स्टार्ट किया था। इससे पहले हमने 3 लेक्चर को कंप्लीट किया है, यानी कि लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 कंप्लीट हो चुका है हमारा। यदि आप इस चैप्टर को पूरे डिटेल से और बेहतरीन ढंग से समझना चाहते हो तो पहले जो है आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 को जाकर के देखना होगा। और ये आपको लेक्चर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डला है, आप चाहे तो जल्दी से जाकर देख लें, उसके बाद ही ये लेक्चर 4 को स्टार्ट करें तो आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा। तो चलिए बिना कोई समय व्यर्थ किए अपना आज का जो सेशन है सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछला सेशन में छोड़ा था धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, और इसी धातु के रासायनिक गुणधर्म को हमने 3 गुणधर्म को दो गुणधर्म को कंप्लीट किया था। और आज जो हमारा है धातु का तीसरा जो गुणधर्म है रासायनिक गुणधर्म, उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा जो है धातुओं का अम्ल के साथ अभिक्रिया, यानी कि मेटल को एक एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होता है, चलिए देखते हैं इसको आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण एवं हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। क्या दोस्तों, जब हमने एक धातु को एक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया तो क्या बना, लवण बना और हाइड्रोजन गैस बना। तो आइए इसको हम लोग और बेहतरीन ढंग से एग्जाम्पल के हेल्प से इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सोडियम है और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये हमारा एक मेटल हो गया अर्थात धातु हो गया, और ये एक HCl है यानी कि अम्ल हो गया। तो इन दोनों को जब रिएक्शन करवाया हमने, इन दोनों को जब रिएक्शन करवाया तो हमें मिला NaCl, अर्थात ये हम लोग जानते हैं एक सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक जो लवण के रूप में प्राप्त हुआ और हाइड्रोजन गैस बना। तो हमने देखा एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको समझने का प्रयास किए। तो हमें जब एक मेटल को और एक एसिड को जब रिएक्शन करवाया तो हमें सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिला, यानी कि नमक और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हमारा दूसरा जो है एग्जाम्पल मैग्नीशियम और HCl। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट के रूप में जो लवण मिला यानी कि सॉल्ट मिला MgCl2 प्लस H2। और इसी प्रकार जब हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो वहाँ भी यही रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। जब एल्युमिनियम को HCl के साथ रिएक्शन करवाएं तो AlCl3 बना, वो सॉल्ट यानी नमक के रूप में, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब एक मेटल को, ठीक है, एक मेटल को हमने एसिड के साथ रिएक्शन करवाया यानी एक धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई तो हमें प्रोडक्ट के रूप में लवण और हाइड्रोजन गैस बना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जब किसी धातु को किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। उम्मीद करता हूँ कि ये सब कुछ आप समझ चुके होंगे। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा है चौथा गुणधर्म, उसमें बताया जा रहा है कि धातुओं का अन्य धातु लवण के साथ अभिक्रिया। इसको ध्यान से समझिएगा, कोई एक धातु A ले लिए और जो है B का लवण विलयन लिए, तो A का लवण विलयन प्लस धातु B, हमें जो प्रोडक्ट में मिला A का लवण विलयन प्लस धातु B। कुछ समझ में नहीं आया होगा, बस धैर्य रखिए, अभी ये लैंग्वेज में लिखा है, इससे आपको पूरा 100% समझ में आएगा। देखिए इस लैंग्वेज में क्या बताया जा रहा है, अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के रूप में विलयन से विस्थापित करती है। क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। और यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित होती है। जैसा कि आप अगर चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, अम्ल क्षारक और लवण को आपने पढ़ा होगा तो आपने वहां पर पढ़ा होगा कि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। जस्ट सेम यहाँ पर भी वही काम हो रहा है।
तो देख लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि Zn को जब हमने CuSO4 के साथ रिएक्शन करवाया तो हमें मिला ZnSO4 प्लस Cu मिला। उसी प्रकार Fe को हमने CuSO4 के साथ रिएक्शन करवाया तो FeSO4 प्लस Cu मिला। और जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, कॉपर को जब हमने AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाया तो CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag मिला प्रोडक्ट के रूप में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चौथा गुणधर्म भी समझ में आ चुका होगा। यदि दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए हेल्पफुल है या फिर नॉलेजेबल है तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ने के लिए स्कूल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस ऑल के साथ प्रेस करें ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा सकूं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं सक्रियता श्रेणी। तो अभी हमने देखा कि सक्रियता श्रेणी पर आधारित होती है। आखिर ये सक्रियता श्रेणी है क्या? चलिए इसको हम लोग डिटेल से लाइन बाय लाइन समझने का कोशिश करते हैं। देखिए सक्रियता श्रेणी एक तरह का सीरीज है या सूची है या श्रेणी है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, सक्रियता श्रेणी जो है वो क्या है? एक ऐसी सूची है या एक ऐसी श्रेणी है या एक ऐसी सीरीज है जिसमें धातुओं को उसकी अभिक्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। आपको आरोही क्रम के बारे में पता होगा। यदि आपको आरोही क्रम के बारे में नहीं पता है तो चलिए आपको अवरोही क्रम के बारे में बताते चलते हैं। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़ा से छोटा, यानी कि घटते क्रम में। तो उम्मीद करता हूं कि अवरोही क्रम के बारे में आप समझ चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारा धातु है वो क्या है? पोटेशियम है। कौन सा है? पोटेशियम है। ये किसका सक्रियता श्रेणी है? धातुओं की सक्रियता श्रेणी है। तो इसमें सबसे पहला जो धातु है वो पोटेशियम है। इसका मतलब अवरोही क्रम में है, यानी कि पोटेशियम जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील या क्रियाशील धातु है। यानी कि जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है और जो सबसे नीचे है वो सबसे कम क्रियाशील धातु है। तो देखते हैं और इसको समझने का कोशिश करते हैं। और एक इसको याद करने के लिए मैं आपके सामने एक जबरदस्त ट्रिक लाया हूँ। उम्मीद करूंगा कि ये पढ़ाने के बाद ये पूरा का पूरा सक्रियता श्रेणी है जो आपको पूरा अभी का अभी एक साथ, यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको पूरा का पूरा अभी याद हो जाएगा। और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें किस तरह का सवाल पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा, बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम कुछ सवाल के साथ इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि पोटेशियम जो है वो सबसे ऊपर है, अर्थात ये क्या है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। और जो सोना है जिसको हम लोग गोल्ड कहते हैं, जिसका प्रतीक Au है, वो क्या है? वो सबसे कम क्रियाशील धातु है। क्यों? क्योंकि ये जो सीरीज है, ये जो श्रेणी है वो किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है? अवरोही क्रम में। तो देखते हैं इसको एक बार पढ़ के। पोटेशियम है जिसका प्रतीक K होता है, सोडियम है जिसका प्रतीक Na होता है, कैल्शियम है जिसका प्रतीक Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, जिंक Zn, आयरन Fe, लेड या सीसा Pb यानी कि प्लम्बम, हाइड्रोजन Cu, कॉपर या तांबा को Cu, ठीक है, हाइड्रोजन का H, कॉपर तांबा का Cu, मरकरी या पारा का Hg, चांदी या सिल्वर को Ag और सोना और गोल्ड को Au बोलते हैं। अब इस सीरीज को हम याद कैसे रखें? सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये सीरीज को हम लोग याद कैसे रखें। यानी कि याद करने का मतलब है कि सबसे पहले जैसे आपने 9th क्लास में याद किया होगा किसी भी तत्व का परमाणु संख्या, जैसे आपने याद किया हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, इस तरह आपने याद किया है कि नहीं याद किया? तो उसी प्रकार ये भी एक धातुओं की सक्रियता श्रेणी है, उसी प्रकार इसको भी याद करना है। तो सबसे बड़ा सवाल है याद करना, सबसे कठिन बात है इसको याद करना। तो याद कैसे करें, इसके लिए मैं एक जबरदस्त ट्रिक अभी आपको बताऊंगा और आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर आप पूरे वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको ये सक्रियता श्रेणी जो है वो अभी के अभी याद होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम आई कांटेक्ट एकदम फेस टू फेस होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि के से हमने लिया कैटरीना, Na से हमने लिया ने, Ca यानी कि हमने लिया कार, और Mg यानी कि मांगी, Al यानी कि ऑल्टो, Zn यानी कि जैन, Fe यानी कि फरारी,
Pb यानी कि फिर भी, है H यानी कि है, Cu यानी कि क्यू, तो क्यू का आपको सिर्फ लेना है यू वर्ड। कौन सा वर्ड लेना है? यू वर्ड। और मरकरी यानी Hg यानी कि मिली, यहाँ पर सिर्फ आपको लेना है m, और m का मतलब क्या लेना है? मरकरी। ठीक है, क्या लेना है? m फॉर मरकरी लेना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं चांदी या सिल्वर, जो सिल्वर और सोना और गोल्ड यानी कि ऑडी। तो विश्वास नहीं कीजिएगा, आपको सारा का सारा याद हो चुका है। बस कैसे याद हुआ देखिए, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। बस ये ट्रिक आपको याद रखना है, ये लाइन, ये वाक्य, ये सेंटेंस बस आपको याद रखना है, और पूरा का पूरा सक्रियता श्रेणी रिएक्टिव सीरीज जो है मेटल का, वो आपको याद हो चुका है। तो याद कैसे करना है? कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। बस इतना याद रखना है, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। बस ये लाइन आपको याद रखना है, और आपको पूरा का पूरा सीरीज याद हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो 4 नंबर तक कंप्लीट होने के बाद हम 5 नंबर पर पहुँचते हैं। 5 नंबर में बताया जा रहा है धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, अब धातु को हम लोग रिएक्शन करवाएंगे अधातु के साथ, तो क्या होता है चलिए देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष, आपको पता है संयोजकता कोष क्या होता है? बाह्यतम कक्षा जो होता है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं। तो बाह्यतम कक्षा जो हो गया वही हो जाएगा संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। और हमेशा इलेक्ट्रॉन त्याग करने का प्रवृत्ति धातु रखता है, और धातु पे, जिसके कारण धातु पे हमेशा कौन सा चार्ज बनता है? प्लस चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आता है? प्लस चार्ज, जिसको हिंदी में धनायन कहते हैं। आगे बताया जा रहा है कि अधातु के परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर विनायन बनते हैं। यानी कि जो हमारा आधातु होता है उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋणायन चार्ज लिया जाता है। क्यों? क्योंकि आधातु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसलिए उस पर ऋणायन चार्ज आता है। और जो हमारा धातु है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? दान करता है। ठीक है, इसलिए उस पर प्लस चार्ज आता है। तो आइए इसी चीज को हम बेहतरीन ढंग से अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, उससे आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि NaCl का निर्माण, आखिर NaCl बनता कैसे है वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि Na, हम लोग जानते हैं Na ये सोडियम का प्रतीक होता है, जिसका जो परमाणु संख्या होता है 11 होता है। क्या होता है? परमाणु संख्या 11 होता है। यदि इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तोड़ें तो पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8 और तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 1 है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? दान कर रहा है, इसलिए उस पर कैसा चार्ज आ रहा है? प्लस चार्ज आ रहा है। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को कोई भी धातु दान करता है तो अपने निकटतम अक्रिय गैस के तरह व्यवहार करने लगती है। एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे आप देख रहे हैं कि अभी एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम है वो क्या किया? दान किया। तो अब इस पर कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 2 और 8 10, और 10 किसका परमाणु संख्या होता है? नियोन का। और नियोन क्या है? नियोन एक अक्रिय गैस है। आपको समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत अंदर की बात है, डीप की बात है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी धातु अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन को खोता है अर्थात दान करता है, तो बनने वाला जो तत्व होगा वो कैसा व्यवहार करेगा? वो अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करेगा। देख लीजिए आप सामने 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन खोकर ये प्लस चार्ज बनाता है तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 2 और 8 10, और 10 किसका परमाणु संख्या? नियोन। और नियोन क्या है? एक अक्रिय गैस है। तो चलिए ये हमारा मुद्दा नहीं, मुद्दा इसको समझना है। आप यहाँ पर देख लीजिए क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकालते हैं तो 2, 8 और क्या होता है?
7 होता है। एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट किया यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण किया तो इस पर माइनस चार्ज आया, और ग्रहण करने पर क्या हो गया, ये 2 8 8 यानी कि 8 2 10 और 8 18, और बनाया क्या, क्लोराइड ऋणायन, और ये बनाया क्या, सोडियम धनायन। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सोडियम को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना इसे कहा जाता है। ये जो संरचना आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। तो देखिए कैसे कैसे सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे से क्या है, रिएक्शन करता है। अर्थात अभी जो हमारा टॉपिक है धातु और अधातु के साथ अभिक्रिया, तो सोडियम क्या है, एक धातु है, क्लोरीन क्या है, एक अधातु है। तो ये जो संरचना आप देख रहे हैं वो देखिए, सोडियम का परमाणु संख्या 281 है, और बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जी हाँ दोस्तों, जो सोडियम है उसका बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, और आपको 9th क्लास से ही भली भांति पता होगा कि जो हमारा बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। तो इस पर 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम पर, और क्लोरीन पर कितना इलेक्ट्रॉन है, आप देख रहे हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 2 4 और 3 इधर 7, 2 2 4 और 3 इधर 1 7। तो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम दिया किसको, क्लोरीन को, और देने के क्रम में इस पर कौन सा चार्ज आया, प्लस चार्ज, जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, और सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है यानी कि ग्रहण कर रहा है, जिसके कारण उस पर एक माइनस चार्ज आया। अब दोनों देखिए क्या है, दोनों अपना अपना अष्टक या द्विक पूरा कर चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आप धातु और अधातु के बीच जो अभिक्रिया है उसको आप समझ चुके होंगे इस बिंदु इलेक्ट्रॉन संरचना के माध्यम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको ये कुछ कम समझ में आया या ना समझ में आया तो इसको वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिएगा, इसमें बहुत बड़ी बड़ी बात और अच्छी बात को बताया गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला जो है और हमारा लास्ट टॉपिक है क्या, अधातु के रासायनिक गुणधर्म का ये लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि जो धातु होता है उसके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2, या तो 3। अगर कोई तत्व धातु है तो उसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या तो 1, या तो 2, या तो 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। एज फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि एक तत्व लिया मैंने 3 एग्जांपल लिया है। यहाँ पर एक तत्व लिया है जिसका नाम है सोडियम, जिसका प्रतीक है Na, और जिसकी परमाणु संख्या 1। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संरचना जब हमने निकाला तो 2 8 और 1 निकला। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या है सोडियम का वो 1 है। क्या है, 1 है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि सोडियम क्या है, एक धातु है। अभी हमने लैंग्वेज के माध्यम से आपको समझाया कि धातु का जो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो 1 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है, या तो 3 हो सकती है। तो आपको पहले से पता है कि सोडियम जो है एक धातु है, और इस भाषा को और इस प्रूफ के साथ आप समझ चुके होंगे कि सोडियम क्या है, एक धातु है। क्यों, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा एग्जाम्पल की तरफ। और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा मैग्नीशियम, जिसका जो प्रतीक होता है Mg होता है, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, 12 होता है। जब इसको हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तोड़ा तो पहला कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि परमाणु संख्या 12 होने के कारण 2 और 8 10 और 2 12। तो यहाँ पर भी एक निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि यहाँ पर भी बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम भी एक धातु है। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, इसलिए मैग्नीशियम क्या है, धातु है। चलिए एल्युमिनियम की तरफ बढ़ते हैं। और एल्युमिनियम का जो प्रतीक होता है वो Al होता है, इसका परमाणु संख्या 13 होता है। जैसे हम इसको तोड़ते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 8 और 3, यहाँ पर भी बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 3 है। तो इससे ये बात प्रूफ होता है कि जो भी अगर कोई धातु है तो उसके बाह्यतम कोश में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो अभी खत्म नहीं हुआ, अभी एक अपवाद है, उस अपवाद को देखिएगा। उस अपवाद में आपको समझ में आएगा कि हाइड्रोजन तो एक गैस, हाइड्रोजन क्या है, गैस है। लेकिन आपने तो बोला अभी जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या है,
धातु है, तो ये अपवाद की श्रेणी में आता है, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम दो ऐसे अधातु हैं जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, तो इस कारण से इसके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगी, और हीलियम की परमाणु संख्या 2 है, इस कारण से इसके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा धातु का जो रासायनिक गुणधर्म था तो कंप्लीट होता है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, एक जरूरी बात, यदि आपको ये पूरा का पूरा जैसा बोर्ड पे लिखा है वैसा नोट्स और अट्रैक्टिव नोट्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में या हमारे अबाउट सेक्शन में जाएं, वहां पर हमारा टेलीग्राम का लिंक डाला है, उस पर ये नोट्स आपको मिल जाए पूरे अच्छे ढंग से, बेहतरीन ढंग से। एक अच्छी नोट्स आप जैसे ही देखेंगे आपको खुद ब खुद पढ़ाई की ओर अट्रैक्टिव होंगे। एक अच्छा नोट्स विद्यार्थी के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका राइटिंग ही अच्छा नहीं है, आप जो नोट्स बनाए हैं वो घिसा पिटा नोट्स है, तो आप देखेंगे उसको, आप देख के ही आपका मन करेगा कि नहीं पढ़े। लेकिन इस तरह का नोट्स अगर आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा के समझा के और इसी चीज़ को हम अगर नोट्स के तौर पे आपको देते हैं तो आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।